हेलो दोस्तों, आज हम वीर सावरकर की जीवनी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये बात 9 जुलाई 1879 पुणे की है। भारत में नौकरशाह के तौर पर सर रिचर्ड टेम्पल का कार्यकाल काफी लंबा रहा था। उनके गिने चुने समकालीन ही देश और उसके जनमत के बारे उनके जैसा ज्ञान होने का दावा कर सकते थे। 1847 से 1880 तक वे अपने भारतीय कार्यकाल के दौरान सर टेम्पल पंजाब, केंद्रीय प्रांत और बंगाल में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, परंतु उनके असाधारण कार्यकाल का गौरव शिखर 1877 से 1880 के दौरान बंबई के गवर्नर के तौर पर उनकी नियुक्ति रही। अपने व्यापक अनुभव के बावजूद सर टेम्पल ने वायसरॉय लॉर्ड लिटन को 2 गोपनीय पत्र भी लिखे थे। इन पत्रों में मौजूद अन्य वाक्य विन्यास एवं शाब्दिक त्रुटियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ये पत्र सर टेम्पल ने जल्दबाजी में लिखे होंगे। उनकी परेशानी का कारण भी वाजिब था, क्योंकि समस्या मुंह बाएं खड़ी थी। 1875 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अहमदनगर, पूना, सतारा और सोलापुर जिलों में किसानों के कई उग्र आंदोलन हो चुके थे। 1876 से 77 में दक्कन भीषण सूखा और हैजा, फ्लैंग और चेचक जैसी महामारियों की मार भी झेल चुका था। इसकी परिणति अतः 1879 के दक्कन कृषक कल्याण कानून के रूप में सामने आई, जो एक जांच समिति के गठन के बाद पारित किया गया। उस कानून के अंतर्गत किसानों को उनके ऋण न चुका पाने की सूरत में गिरफ्तारी से बचाने का प्रावधान था, परंतु यह कानून भी नाकाफी साबित हुआ। दक्कन में असंतोष की भावना पहले ही गहरे में फैल चुकी थी। वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्हें सर टेम्पल ने एक शूद्र ब्राह्मण लुटेरा नेता कहकर संबोधित किया था, ने अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक विद्रोह की अनुगवाई की थी। यह स्पष्ट था कि कथित अंग्रेजी शासन की नींवें हिल गई थी और जनता में विदेशी शासन के खिलाफ असंतोष की भावना गहरे में सुलग रही थी। परंतु केवल यही हालिया घटना नहीं थी जिसके बारे में सर टेम्पल ने लिटन को सविस्तार लिखा था। इसके विपरीत उन्होंने लिटन के समक्ष 1818 के इस क्षेत्र और उसके बाशिंदों का एक समूचा ऐतिहासिक परिदृश्य पेश किया था, यानी उस समय से जब अंग्रेजों ने पेशवाओं के राज में प्रभुत्वशाली मराठा साम्राज्य की कमजोर रंगों को खोज निकाला था। टेम्पल ने लिखा है, आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने मुसलमानों को भारत के शासकों के तौर पर पदयुक्त किया था। यह केवल आशंकिक सत्य है। संपूर्ण सत्य के निकट जो तर्क बैठता है वह यह है कि उस समय सबसे बड़ी शक्ति मराठा थे, जिन्हें हमने विस्थापित किया था। 1818 तक वहद भारत में मराठा शक्ति के विस्तार और असर को देखते हुए यह कहना कथक सटीक दिखता है। सिखों के विपरीत, जिनकी युद्ध आशंका 1848 से 49 के दूसरे आलग्य सिख युद्ध में मिली हार के बाद ठंडी पड़ चुकी थी और वह उस अपमान को लगभग भुला बैठे थे। 1818 की पराजय स्वाभिमानी मराठाओं के हृदय में शूल की तरह चुभ रही थी। जैसे कि सर टेम्पल ने स्पष्ट किया है कि यह हार उस क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मण समुदाय को गहरे से आहत कर गई थी। परंतु कौन थे वे चित्पावन ब्राह्मण जिन्होंने अपने समय के महान ब्रिटिश साम्राज्य की रातों की नींद उड़ा दी थी? चित्पावन ब्राह्मण के उद्भव का मिथलीन वर्णन भगवान परशुराम से जोड़ा जाता है, जिनकी उपासना भगवान विष्णु के अवतार के तौर पर होती है। चित्पावन ब्राह्मणों के गौर वर्ण
हल्की नीली आंखें और भारत के पश्चिमी तट पर विशेषकर रत्नागिरी में उनकी भारी संख्या को देखकर लगता है वह कभी समुद्र मार्ग से ईरान से महाराष्ट्र पहुंचे होंगे। 14 पैतृक समूह या गोत्रों में संगठित चित्पावन ब्राह्मणों का कोई औपचारिक जातिगत नेतृत्व या उनके सामाजिक जीवन को संचालित करने वाले स्पष्ट प्रचलित दिशा निर्देश नहीं है, परंतु वह अपने धार्मिक नेता संकेश्वर के शंकराचार्य के प्रति निष्ठा रखते थे। पहले पहल पश्चिमी घाट पर पहाड़ी और आर्थिक तौर पर पिछड़ी कोंकण पट्टी पर आकर बसने वाले चित्पावन समुदाय को कोंकणस्थ कहा गया, जहां से वह पूर्वी दिशा में देश या मुख्य भूमि की ओर फैलने लगे। 1901 की जनगणना के अनुसार चित्पावन समुदाय महाराष्ट्र की ब्राह्मण आबादी का 20% था। पूर्वी क्षेत्रों में इनका सामना अपने ही जातिगत बंधुओं देशस्त्र ब्राह्मणों से हुआ, जो संख्या में इनसे अधिक और क्षेत्र में पारंपरिक तौर पर ऊंचा स्थान रखते थे। अपने गृह क्षेत्र कोंकण से बुआई, पुरोहित कार्य और छोटे व्यापारियों के तौर पर काम करने वाले चित्पावन ब्राह्मण नई जमीन पर पहुंचकर जल्दी ही प्रशासक, राजनायक और लड़ाकू योद्धाओं के तौर पर पहचान बनाने लगे। उन्होंने शीघ्र ही राजनीतिक और आर्थिक विकास करने के लिए लगभग सभी जरूरी आवश्यक हुनर अपना लिए, जिसके बरक्स देशस्थ ब्राह्मण प्रशासनिक हलकों में निचले स्तर पर या पुरोहित कार्य तक ही सीमित रह गए। प्रशासन में चित्पावन ब्राह्मणों का ऊंचा स्थान 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद और 18वीं सदी के पूर्वोदय में पेशवा साम्राज्य के शासन काल के मुखर रूप में सामने आया। शिवाजी महाराज के वंशजों के प्रधानमंत्री पेशवा खुद भी चित्पावन ब्राह्मण थे। शिवाजी के अवसान के बाद वह असली राजनीतिक शक्ति बन बैठे थे, जबकि शिवाजी के वंशज और पपुत्र शाहू साम्राज्य ने सतारा का पुश्तैनी सिंहासन संभाला। 1713 में बालाजी विश्वनाथ भट्ट की नियुक्ति के बाद से चित्पावन ब्राह्मणों की सरकार के सभी विभागों में पहचान बनने लगी थी। वह बड़ौदा, इंदौर और सांगली से लेकर मिराज और जामखंडी तक सभी मराठा राजकुमारों के साथ रहे। पेशवाओं ने प्रतिष्ठित चित्पावनों को बड़े बड़े भूखंड दान में दिए। राजकुमारों से सरदारों तक, प्रशासक, राजनीतिक राजनायकों से लेकर जमींदारों, बेकरों, व्यापारियों और शक्तिशाली पेशवा सेना में सिपाही लारों के रूप में यह समय चित्पावन इतिहास का स्वर्णिम दौर था। हालांकि 1818 में अकस्मात और बहुत नाटकीय तौर पर इनमें परिवर्तन आया। अंग्रेजों की विजय के बाद पुराने शासक वर्ग के एकाधिकार का अंत हो गया और चित्पावनों को उनके आनुवंशिक विशेषाधिकारों से हाथ धोना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा लागू प्रशासनिक सेवाओं की नई नीतियों के अनुसार उसके लिए नए कौशल की जरूरत थी। इसके बावजूद परिवर्तनशील चित्पावन ब्राह्मण इस चुनौती के समक्ष अपने में सुधार लाते हुए औपनिवेशिक अंग्रेजी भाषा से लाभ उठाने वाले वृहत समुदाय का अगुवा साबित हुआ, जिसके बाद उसने प्रशासनिक सेवाओं की कमान संभाली।
बॉम्बे सेवा में सबसे महत्वपूर्ण पद मामलतदार, जिसे जिला राजस्व कलेक्टर का होता है, और इस पद पर 3/4 कर्मी चित्पावन ब्राह्मण थे। लोकसभा आयोग ने पाया कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 41.25% डिप्टी कलेक्टर चित्पावन ब्राह्मण थे। 1886 तक प्रेसिडेंसी में 104 में से 33 अधीनस्थ न्यायाधीश चित्पावन थे। अंग्रेजी राज के अंतर्गत व्यापक तौर पर चित्पावन समुदाय की तरक्की के बारे में सर टेम्पल ने लिटन को पत्र में लिखा है कि यह प्रतिष्ठित स्थान उन्हें राज कृपा से नहीं बल्कि उनकी अपनी मेहनत से मिला है। फिर यह सोचकर हैरानी होती है कि अपने जीवन यापन के लिए सरकार आश्रित इस समुदाय के मन में क्यों इतनी कड़वाहट भरी थी। सर टेम्पल ने लिटन को लिखे पत्र में समक्ष में बताया है, जिसमें उन्होंने मराठा ब्राह्मणों की देश के अधिकांश क्षेत्रों में राजनीतिक और सैन्य प्रभुता के अतीत की ओर इशारा किया है, जिस शक्ति के हाथ से निकल जाने पर उनमें 1820 के दशक से ही अंग्रेजों के खिलाफ नफरत की भावना बहुत प्रबल थी। टेम्पल बताते हैं, चित्पावन समुदाय राष्ट्रीय भावना और